प्रहलाद पटेल, Sri Parvesh Verma, Honorable Member of Parliament and Minister, and distinguished gathering who are assembled here. आज मुझे खुशी हो रहा है कि दैनिक जागरण की पूर्व संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी का स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोहन जी को एक प्रकार संपादक के रूप में, एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में और एक क्रियाशील संसद के रूप में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। Above all, he is one of the good human beings. He was an editor. He was also a member of parliament. And then, as I told you, he was a good human being. He had a very meaningful life and set many standards and many models in front of the younger generation. उनके संपादन में निकलने वाले दैनिक जागरण से पहले ऐसे परिचित था, लेकिन उनसे पहले मुलाकात हुआ जब वो राज्यसभा में आए। मैं भी राज्यसभा में प्रवेश किया, इसलिए उनको नज़दीक से देखने में और मिलने में, बातचीत करने में मुझे सौभाग्य मिला। वो हमेशा मेरा पास आते थे फिरोशा रोड में जब मैं था शुरू में, फिर बाद में भी आके कई विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करते थे। वैसे ही 2 साल पहले 1996 में राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे। जब भी अवसर मिलता तो मैं उनके विचारों का ध्यानपूर्वक सुनता था और आनंद पाता था। सदन में भी मैं अपनी बात तर्कों के साथ, मैं अपने बात तर्कों के साथ, हम दोनों आपस में विचार विमर्श करते थे। तथ्यों के साथ वो हमेशा प्रस्तुत करते थे। उनके विचार प्रवाह से मैं बहुत प्रभावित हो गया। उनका विचारधारा से बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। मुझे आज इस महान व्यक्ति के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। नरेंद्र मोहन जी ऐसा महान व्यक्ति के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत प्रेरणा मिल जाती है। हमारे समाज और हमारा देश में समस्याओं और चुनौतियों का समाधान ढूंढने में मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है उनका जीवन से। हम सब मानती है और जानते हैं कि भारत देश सुसंपन्न समृद्ध देश था, लेकिन कई परिवर्तन आए। In between, we have been made a colonial country, and the others came and invaded us. They have ruled us, looted us, cheated us, and they have converted also mentally. That is the most serious thing. They have converted also. As converted means not religion. मैं उसके बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने अपना शासन में बहुत नाजुकी तरीक़ा से उन्होंने हमारा लोगों का मन बहुत डिस्टर्ब किया और जाते जाते हमारा अंग्रेजी मानसिकता छोड़ के गए। अंग्रेजी सीखने में, पढ़ने में, बोलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, मगर अंग्रेजी मानसिकता जो मिल गया मैकाले एजुकेशन सिस्टम के कारण से, परेशानी उसी से है। मित्रों, हम सब मानती है और जानते हैं कि भारत देश हमें एक ज़माने में विश्व गुरु कहलाते थे, सुसंपन्न था, समृद्ध था। ये परिवर्तन के कारण से जो बीच में जो आया कॉलोनियल रूल, उसके कारण से समाज में सामाजिक परिवेश बदल गया। साथ ही साथ विश्व में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत देश हमारा देश से बहुत आगे निकल गए। ये आश्चर्यजनक बात है। हमारा ट्रेड चाइना से ज़्यादा था। हमारा जीडीपी कई देशों से तुलना में बहुत आगे था। फिर बाद में हम पीछे रह गए, हम पिछड़ गए।
हम आज़ादी तो हो गया, लेकिन आज़ादी के फल पूरी तरह हमारा लोगों का नहीं पहुंचा सके। ये सचमुच में हमारा सबके सामने चुनौती है। हमेशा आडवाणी जी और अन्य महानुभाव कहते थे, स्वराज्य मिला है, स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में बदलना चाहिए। शुरू में जो बचपन में मैं संपर्क में आया तो मुझे समझ में नहीं आया भाई स्वराज्य क्या है, स्वराज्य क्या है। स्वराज्य को स्वराज्य, कारण क्या है, उस जमाने में लोग सोचते थे अरे भाई एक बार स्वराज्य मिला सब समस्याओं का समाधान होगा ऑटोमेटिकली, यही भावना था लोगों में। इंग्लिश वाले चले जाए सब समस्याओं का समाधान हो। इंग्लिश वाले गए मगर सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जो सरकारें राज किया उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया है। मैं किसी का राजनीतिक आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। आजकल मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं राजनीति छोड़ा हूँ। आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मगर एक बार हम लोग बाकी देशों के तुलना में देखें तो हमारा देश में जो प्रकृति या संपदा, जो ज्ञान, जो विज्ञान जो होते थे, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हम जो विकास के रास्ते पे जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाए। आज एक अवसर है, ये नया भारत जिसके बारे में हम लोग सोचते और बात करते, वो नया भारत क्या है, व्हाट इज न्यू इंडिया, व्हाट इज आवर विजन फॉर इंडिया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर यंगर जनरेशन। देश में जो आजकल जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमको मिला, 65% of the population of India is between 30 to 35 years. No other country has this great advantage. And we also have a great past, great culture, great heritage, and great traditions, and great talent. साधारण व्यक्ति भी इस देश में आप धोबी को देखिए, नाई को देखिए, नहीं तो गोल्डस्मिथ को देखिए, ब्लैकस्मिथ को देखिए, पॉटरर को देखिए, उनमें कितना सृजनात्मक कला है, उनमें कितना जिज्ञासा है और भी सीखने के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार देखे तो अनुभव होगा आपको। और एक विषय में ऐसी आपको समूह आपका देश में है तो इसलिए उसका सदुपयोग करना, उसको चैनलाइज करना, उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना और आगे ले जाना, उन लोगों को आगे ले जाना और देश को भी आगे ले जाना, समाज को भी आगे ले जाना, ये हमारा सामने कर्तव्य है। मित्रों, हम आज इस संकल्प से, उस समय संकल्प से हम लोगों ने भारत को विदेशों के पकड़ से मुक्त कराया। उस दृढ़ संकल्प को हम सुदृढ़ नहीं रह पाए, ढीलापन आ गया, कभी निराशा था, कभी उदासीनता। इसलिए हम आज इस परिस्थिति में है। गरीबी, गंदगी, दूषण, प्रदूषण, अस्वस्थता, अनर्धकारी, हिंसा, अशिक्षित समाज, असमानताएं, ये सब आज हमारे सामाजिक चित्रपट में पहचान सकते हैं। इस चित्रपट को बदलना है। पूरा देश ऐसा है नहीं कहता हूँ मैं। इस देश में अभी भी 25% लोग गरीबी के नीचे, रेखा के नीचे है। अभी भी 20%, 25%, इसमें सरकारी आंकड़े अलग अलग बता रहे, अनपढ़ लोग हैं। आज़ादी के इतना साल के बाद भी इतना परसेंटेज ऑफ लोग अनपढ़ है, ना लिख सकते ना पढ़ सकते। और देश में जो प्रांतीय असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन और शहरी और ग्रामीण इलाके के बीच में जो अंतर आया, वो भी एक चुनौती है। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार और सामाजिक बुराई, इन विषयों से हम लोग पूरा तरफ बाहर नहीं आ पाया। चुनौती वही है, हमारा कर्तव्य वही है, ये सामाजिक बुराइयों से देश को मुक्त कराना। और जो महात्मा गांधी जी हमेशा चाहते थे, बात करते थे, बोलते थे राम राज्य, आजकल लोग राम राज्य कहने में भी संकोच करते। राम का नाम लिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देश में राम एक आदर्श पुरुष है। सत्य वाक्य परिपालना, पितृवाक्य परिपालना,
एक पत्नी व्रत अमल करने वाले आदर्श राजा, आदर्श महानुभाव के रूप में राम जी को लोग देखते थे। वो महान देव है नहीं है वो तो चर्चा का विषय है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बट रामा इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, हेरिटेज, इज एन आइडियल रूलर, is an ideal son, and then ideal human being. He set standards in public life. He has taken care of the people. इसलिए महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य होना चाहिए। काफी देश में लोग नेता जो भी बोलते थे वही बोलते थे कुछ साल तक। बाद में जब राजनीति में ये सोकाल चर्चा शुरू हो गया, सेक्युलरिज्म माने क्या है? ये सेक्युलरिज्म संविधान के कारण से आया क्या? ये सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभावना ये हमारा खून में है, हमारा डीएनए में है। डीएनए माने अखबार नहीं, हमारा डीएनए में है। आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत तुमको मिला, वही भारतीयता है, वही हिंदुत्व है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा संस्कृति है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु वसुधैक कुटुंबम, ये सोच है हमारा देश में। कोई आके अब आप लोगों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर कोई छोटी मोटी घटना हो गया उसको बहुत हाईलाइट करके देश को बदनाम करना, दुनिया के सामने देश को गलत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना, ये देश के हित में नहीं है। हाँ, ये बुराई है, ये बुराई को दूर करना प्रयास करना चाहिए, सरकार का कर्तव्य है और जनता का भी कर्तव्य है और पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है और मीडिया का भी कर्तव्य है। मगर साथ ही साथ इस समाज में जो अच्छा परंपरा है, अच्छा सांप्रदाय है, उसको प्रोत्साहन करना, जो बुराई आया बीच में उसको दूर करने के हम लोग सब लोग प्रयास करना चाहिए, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए। और समाज में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो फिर सरकार के द्वारा परिवर्तन लाना संभव नहीं है। केवल सरकार कानून लाए, ब्रिंगिंग ए न्यू बिल विदाउट ए पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने देखा होगा निर्भया एक्ट का क्या हुआ। निर्भया, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता बट फैक्चुअल सिचुएशन में निर्भया कानून बनाया, समाप्त हो गया क्या? पॉलिटिकल विल चाहिए हर एक स्तर पर। किसी का आलोचना करे, कोई देश में कोने कोने पर कुछ हुआ तो किसी का आलोचना करे, उससे प्रॉब्लम डाइवर्ट होगा। समस्या का समाधान, मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कुछ विषयों के बारे में लोगों से अनुरोध किया, भाई स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत कोई मोदी जी का पर्सनल कार्यक्रम है क्या? जब स्वच्छ भारत का शुरुआत हुआ, मुझे अभी याद आ रहा है, प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, वेंकैया जी इसको राजनीतिक रूप नहीं देना, इसको सरकारी कार्यक्रम के रूप नहीं देना। मुझे मन में थोड़ा शंका लगा, भाई राजनीतिक नहीं है और सरकारी नहीं है तो क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कहा ये जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। इट शुड बिकम ए पीपल्स मूवमेंट। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाना, ट्री प्लांटेशन, universal education, all this should become people's movement. And for that, all of us, well-meaning people, well-off people, we should all take lead. जो नरेंद्र मोहन जी ने अपने जीवन में जो भी आप उनका भाषण पढ़ने का मौका मिले तो उन्होंने हर एक क्षेत्र में हर एक विषय को उन्होंने टच किया है। मित्रों, मेरा कहना यह है, ये जैसा मैंने शुरू में कहा, गरीबी उसको तुरंत दूर करने के लिए इंक्लूसिव इकॉनमी चाहिए। आपका पॉलिसी अंत्योदय, जो महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा, अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान। अंतिम पंक्ति में माने यहाँ ये सभागृह में अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान नहीं, अंतिम पंक्ति में जो बैठे उनका उत्थान। अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, the suppressed, the depressed and oppressed people. That should be the priority of the government. That should be the priority of the system. Secondly, ending all discrimination, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one. We are one nation, one people, one country. That sort of feeling has to be created. और ये बचना चाहिए जातिवाद, अलगावाद,
मजहब के आधार पर राजनीति, क्षेत्र के आधार पर राजनीति, ये देश के हित में नहीं है। आज़ादी के इतना साल हो गया, हम लोग भाषा अलग हो सकता है तो है, सृष्टि में है अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री। लैंग्वेज इज ओनली कम्युनिकेशन, but at the same time we are one. So this sort of now the present effort by certain political leaders is to create artificial edge between the people and then try to rouse the passions of the people on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of region, on the basis of something else. That's not good. Politics and philosophies and policies should be based on principles, not on the basis of caste, creed, sex, religion and region. That has to be kept in mind. Then only the real change will come. But some people unfortunately have realized that they can achieve their goals through this shortcut method. But आपने अनुभव भी किया होगा, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मजहब का राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जाति के आधार पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग रियलाइज करेंगे, रियलाइज कर रहे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ लोग अपना सोच में बदलाव लाना चाहिए और राजनेता को चुनने के समय, जनप्रतिनिधि को चुनने के समय उनका कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट वो देखना चाहिए। ये किसका है, किसका बेटा है, किसका बेटी है, वो तो क्या लेना देना है। ये तो सहानुभूति, इस देश में ये भी एक वीकनेस है, हमारे सिस्टम में कमजोरी है। किसी का पत्नी, किसी का पति मर गए तो लोग उनको वोट डालते हैं। अरे क्यों वोट, शादी कराना दोबारा करो, नहीं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना करो, पैसा खर्च करो, मगर वोट डालना। सहानुभूति का कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में, जाति का कोई मतलब नहीं है, मजहब का कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। यू कैनॉट बी एन MLA फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, यू कैनॉट बी एन MP फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, यू कैनॉट टेक केयर ऑफ वन सेक्शन ऑफ द पीपल, you have to take care of the entire village, entire taluk, entire state, entire district. That should be the attitude of the political parties and the governments and the policy makers. You cannot be selective. So this sort of thinking has to come in the society. And then, as a देश के सामने जो चुनौतियां है, उस चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार भी प्रयास करना, हम भी प्रयास करना चाहिए। ये भी आदत बन गया राजनेताओं के कारण से। मैं भी राजनीति में थे परसों तक। देश में एक ऐसा हो गया मानसिकता, सब काम सरकार करेगा, सब ये सरकार का काम है, हम बेकार बैठे तो चलेगा। सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ स्कीम्स का जो घोषणा किया, उसको एक मूवमेंट के रूप में प्रचार कर रहे। कुछ लोग कह रहे छोटी मोटी विषयों के बारे में, प्रधानमंत्री टॉयलेट के बारे में बोल रहे। अरे छोटी से ही बड़ा होता है ना, तो उसका समाधान करना उसके हमारा कर्तव्य भी है, हमारा भी योगदान होना चाहिए। इफ यू वांट टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, इफ यू वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, इफ यू वांट टू बिल्ड ए स्टेबल इंडिया, यू हैव टू एम एट सबका साथ सबका विकास। एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक योर ओन कंट्रीब्यूशन, and then you have to take care of the people who are unfortunate. This should be the attitude of the people. Then only the real change will come. Then only the politicians will be also encouraged. If I serve the people, okay, they repose confidence in me. If you don't see these qualities of character, caliber, capacity and conduct before electing and selecting an individual, then you are doomed. That's what is happening. So I want people to think on those lines. मित्रों, ये पत्रकारिता का संदर्भ में भी मैं एक विषय कहना चाहता हूँ। It should be value based. The media should be nearer to truth. Keep away from sensation. And then should reflect the societal mood. You should be a real mirror to the society. समाज में जो हो रहे ये प्रदर्शन होना चाहिए टीवी में या तो अखबार में, तभी आप सिस्टम के साथ न्याय कर रहे। The journalists like Ramnath Goenka or C.R. Irani or even Narendra Mohan ji, they set certain standards in journalism, and we should really follow such high standards and values. We should not mix news and views.
न्यूज़ अलग है, व्यूज़ अलग है। आपका व्यूज़ हो सकता है, देन यू राइट एन एडिटोरियल, और इफ यू वांट टू राइट separate article, you can. But don't mix the news and views. Then you'll be doing injustice. Then it will be colored. Now बहुत कंपटीशन है आजकल, कितना चैनल्स है, कहना भी मुश्किल है, गिनना भी मुश्किल है। ई टीवी, मी टीवी, माँ टीवी, उदया टीवी, स्वयं टीवी, सूर्या टीवी, चंद्रा टीवी, राज टीवी, जागरण टीवी, कितना चैनल्स है। 1000 चैनल्स, टीवी 1 to टीवी 10, कितना चैनल्स है। आज तक, कल तक, सीधी बात, उल्टी बात, कितना बात है याद रखना मुश्किल। मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, नहीं तो खुद उनका न्यूज, दूसरी वालों के खिलाफ न्यूज। आजकल वो ट्रेंड भी हम देख रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। यू हैव टू बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यू हैव टू गाइड द सोसाइटी. यस, ऑन सोशल इविल्स. यस, ऑन गुड प्रैक्टिसेस. Yes, in motivating people to work for the country. That's the duty. That's the duty. And also now there is the latest corporate social responsibility. जैसा कार्यक्रम स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नहीं तो सामाजिक बुराइयों को सामने करना, इन विषयों में मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, they have enormous information, enormous influence. So you have to give the people correct information. Information with confirmation is more than an ammunition. Try to understand this. If you give correct news, that will really influence the people. If you give a colored news, then they have a colored picture, like a color film, color picture. After 3 hours, you come out, then you will have the real picture. In the cinema hall, it will be color picture only. So one has to think on those lines and live up to the expectations of the people, and the media also, as I told you friends, they should live up to the expectations and follow the standards set by great people like Narendra Mohan ji. मित्रों, केवल बात करने से, प्रवचन देने से कुछ होता नहीं, कुछ होगा भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। जब आप ठोस कदम उठाएंगे, देश बदलेगा, बदल रहा है। आपने अनुभव भी किया होगा, 4 लाख से ज़्यादा टॉयलेट बनाए 1 साल में। आपने अनुभव किया होगा, आजकल बच्चे भी स्कूल में स्वच्छ भारत के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा, आजकल पेड़ लगाना लोग अपना कर्तव्य के रूप में मान रहे हैं। ऐसे बहुत परिवर्तन आ रहे, और परिवर्तन आना चाहिए। ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, बहुत परिवर्तन आना चाहिए। सरकार अपना काम करते रहेंगे, दे हैव एन एजेंडा, और मैं चाहता हूँ पॉलिटिक्स में भी एजेंडा डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और जो भी विषय के बारे में चर्चा होता है, चर्चा भी इस संदर्भ में होना चाहिए, इन्होंने क्या कहा, क्या किया है, इन्होंने जो वादा किया, वादा को निभाया नहीं निभाया, इन विषयों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अनावश्यक विषयों में जाके, इधर उधर जाके व्यक्तिगत दूषण, आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने वाले नहीं है। ये भी हम लोगों ने अनुभव किया है। तो इसलिए मित्रों, मेरा कहना ये है, और एक तेलुगु में एक फेमस पोएट था गुरजाड़ा अप्पाराव, उन्होंने कहा कि ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్ गट्टी मेल तलपेट्टवोई। उन्होंने कहा केवल बोलने से कुछ होगा नहीं, ठोस काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है तो हम कार्यरत होना आवश्यक है, साधना का आवश्यकता है, परिश्रम का आवश्यकता है, और वचनबद्धता और अनुशासन की आवश्यकता है। नए भारत का आविष्कार होना चाहिए। आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के रूपकल्पना हमें करना है। यह भव्य भारती कैसा होनी चाहिए? मेरे विचार में हमारा भारत स्वच्छ और स्वस्थ भारत होना चाहिए, साक्षर और सक्षम भारत होना चाहिए, और सुस्थिर और समरस भारत होना चाहिए, और सस्य श्यामल और समृद्ध भारत होना चाहिए, सशक्त और सुहृद भाव भारत होना चाहिए। भारत के अंदरूनी शक्तियों को पुनः पहचानना और सही दिशा में प्रयोग करना आवश्यक है। जिस देश में जो नया भारत में न भूख, न भय,
ना भ्रष्टाचार, ना भेदभाव, ना सामाजिक विषमता, ये नहीं होना चाहिए, ना आतंक, ना दमन होना चाहिए। ऐसी भारत का निर्माण करने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। जो समाज में जो कमियां है, वो कमजोरियां है, उसका पहचान कर निर्मूलन करना चाहिए, उसी को हाईलाइट करते जाना। If somebody does something wrong, isolate him, identify him, take action, but don't damn the entire country, don't damn the entire society. ये समाज ऐसी है, ये भी अच्छा नहीं है। और ये मित्रों, इसलिए हमारा परम पवित्र कर्तव्य है, ये अच्छा विचारों से, अच्छा नीतियों से और सच्ची श्रद्धा से उन नीतियों का आहरण अकरा होगा और समय समय पर आत्मावलोकन करके कार्यक्रमों को बेहतर बनाना होगा। जनमत का आदर करते हुए जनहित ही हमारा परिप्रेक्ष्य हो तो हम सफलता मिल सकती है, नव भारत की ओर हिम्मत से आगे बढ़ सकती है, कामयाब हो सकता है। अनेक महान भाव हमारे इतिहास में आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त करके हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहा है। उसी प्रेरणा से, उसी उत्साह से हम आकांक्षा करते हो कि हम मिलकर चुनौतियों को डटकर सामना करें और नवभारत का दिव्य धाम का आविष्कार करें। मेरा सुझाव यह है, आज श्रद्धांजलि क्या है? श्रद्धांजलि माने आजकल आप लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा स्टैच्यू बनाना, हो गया काम, नहीं तो भाषण करके छोड़ देना। भाषणा और घोषणा नहीं, भाषणा और घोषणा का पोषणा होना बहुत जरूरी है। मित्रों, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं जो बचपन में मैंने हिंदी पढ़ा नहीं, मैंने हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया उस समय। मेरा गांव चेन्नई के बगल में है, चेन्नई आप जानते हैं क्या है। फिर भी बाद में धीरे धीरे मैंने ऐसी पत्रकार मित्रों से बात करते करते थोड़ा हिंदी सीखने के लिए प्रयास किया। उतना रुचि नहीं लिया उस समय, हिंदी थे स्कूल में मगर उतना रुचि नहीं लिया। कारण क्या है, माहौल ऐसा था हिंदी। मुझे याद आ रहा है, हम लोग एक दिन स्ट्राइक, समय स्ट्राइक्स करना फैशन था, स्ट्राइक, सबने कहा स्ट्राइक है। मैंने कहा विषय क्या है? हिंदी विरोध आंदोलन। तो हम सब लोग स्कूल से बाहर आया, कार्य से बाहर आया, बच्चे जुलूस निकल गया, हिंदी डाउन डाउन, हिंदी डाउन डाउन। मुझे डाउट आया, अरे भाई हिंदी है ही कहाँ? नेल्लूर में सब लोग इधर उधर देखने लगे, हिंदी है कहाँ, हिंदी है कहाँ? एक लड़का ने कहा 2 जगह पे है हिंदी। तो लोग उनसे पूछे कहाँ है? एक पोस्ट ऑफिस पे है, डाकघर, वहाँ लिखा है हिंदी डाकघर। दूसरा रेलवे स्टेशन में, बाकी में कोई हिंदी है नहीं। तो हम लोग 2 गुट होके, एक गुट जाके पोस्ट ऑफिस में डाकघर को तार लगाया और दूसरी गुट जाके रेलवे स्टेशन के ऊपर तार लगाया। जब 1993 में मैं दिल्ली आया तब मुझे समझ में आया, मैं वहाँ तार नहीं लगाया, मेरा चेहरे के ऊपर तार लगाया, भविष्य के ऊपर तार लगाया। कारण क्या है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है। कारण क्या है, हिंदी ज्यादा से लोग हिंदी जानता है, वही मेन कारण है। अब आप लोक नेता बनना चाहते हैं, अब अच्छी पत्रकार बनना चाहते हैं, नहीं तो अच्छा IAS अफसर बनना चाहते हैं, अच्छे IPS अफसर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम देशवासियों का भाषा मालूम होना चाहिए ना, अपना भाषा। यस, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ, बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति अपना मातृभाषा पहले सीखना चाहिए। मातृभाषा, बाद में हिंदी सीखे, बाद में। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, अंग्रेजी भी सीखना चाहिए और जो संभव है तो फ्रेंच भी, रशियन भी और बाकी भाषा भी सीखना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मगर पहले मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आए, मातृभाषा सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक व्यक्ति को, मेरा शैली में कहता हूँ, हर एक व्यक्ति अपना जन्म, कन्ना तल्ली मदर माँ, दूसरा जन्म भूमि, जन्म स्थान, तीसरा मातृभाषा, जो माँ का वहाँ से आया, मातृभाषा, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, हरियाणवी हो, जो भी हो उसको। और मातृदेश को नहीं भूलना चाहिए। माँ, जन्मस्थान,
मातृभाषा और मातृदेश। देश माने क्या है? ये केवल अटक वहाँ कटक यहाँ ऐसा नहीं। देश में रहने वाले सभी लोगों का भला हो, यही देश का वंदना। माँ तुझे सलाम, मातृ वंदनम कहते। मातृ वंदनम माने फोटो के लिए वंदना है क्या? नहीं, पूरा देश में रहने वाले सभी 130 करोड़ लोगों का, उन लोगों का भला होना चाहिए। एंड वी मस्ट respect each and every person. We must take concern of each and every person. We must respect every language. And then we must feel proud of our mother tongue. Yes, we must feel of our mother tongue. हमारा वेश, हमारा भाषा, हमारा शैली, हमारा कथन, इसमें कोई गर्व महसूस करना चाहिए। दूसरों को कम दिखाना नहीं चाहिए, मगर हमारे बारे में हमको आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारा संस्कृति के बारे में, हमारा परंपरा के बारे में, हमारा वेश के बारे में। हमारा किसी ने मेरे से पूछा, सर यू आर नाउ बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट अबाउट द ड्रेस? मैंने कहा ड्रेस क्या है? ड्रेस नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट है? वाइस प्रेसिडेंट, नो चेंज ऑफ ड्रेस, ओनली चेंज ऑफ एड्रेस। 30 अब्दुल कलाम रोड से 6 मौलाना आज़ाद रोड, यही एड्रेस है वेंकैया नायडू का। अदरवाइज मैं यूनाइटेड नेशन में गया, वर्ल्ड बैंक में गए तो भी यही ड्रेस में जाओ। ड्रेस के कारण से कोई आपको कम देखने वाला नहीं है। महात्मा गांधी का ड्रेस क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रेस क्या था? बाकी महानुभावों का ड्रेस क्या था? और अन्य नेताओं का ड्रेस क्या? ड्रेस के कारण से किसी को ऐसा होता है क्या? हाइट, वेट, कोट, सूट, बूट, हैट, उससे नहीं। आपका बुद्धि, आपका जीवन पद्धति, आपका विचारधारा, आपका मार्गदर्शन, आपका श्रम, उसी कारण से कोई भी व्यक्ति बड़ा हो सकता है, नहीं तो छोटा हो सकता है। इसलिए मित्रों, कीप ए मदर टंग ऑलवेज, स्पीक इन योर मदर टंग। आई एम एडवाइज। एक अखबार ने बीच में एडिटोरियल भी लिखा, जो मैंने कहा उसके बारे में थोड़ा ऐसा करके, मैंने वेंकैया नायडू कह रहे सब एक मातृभाषा में बोलना चाहिए। क्या है संकोच करना? माँ से अपना भाषा में बात करो, बेटी से अपना भाषा में बात करो, पड़ोसी से अपना भाषा में बात करो। जिनको आपका मातृभाषा नहीं आते उनसे दूसरी भाषा में बात करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक बात विषय बताना चाहता हूँ। बीच में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट, उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में बोला, अंग्रेजी में नहीं बोला। रशियन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने रशियन में बोला, ट्रांसलेशन हो रहा है। एक बैठते, आपने देखा होगा टीवी में, राष्ट्रपति, उनके पीछे एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री के पीछे व्यक्ति। मैंने खुद फ्रेंच का अध्यक्ष को देखा। बाद में किसी से पूछा मैंने, भाई अंग्रेजी मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है, मगर वो लोग अपना मातृभाषा में बोलना चाहते। ये है, दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है, मगर हमारा देश में ये ना आए नहीं आए, टूटी फोटी अंग्रेजी में बोलना, बस बोलना। नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग इंग्लिश, लर्न, बट डोंट फॉरगेट योर मदर टंग। और प्रैक्टिस भी करके देखो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं थोड़ा साधारण शैली में बोलता हूँ। अभी इस उम्र में शैली परिवर्तन करना भी संभव नहीं है। माँ प्रैक्टिस करिए घर जाके। माँ यहाँ से आता है, अंतराल से। मम्मी प्रैक्टिस करो, यहाँ से आता है। एक मम्मी यहाँ से, माँ अंदर से, नहीं तो उर्दू है तो अम्मी अंदर से, मम्मी यहाँ से। ये सिंपल विषय है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग। ये तो इसलिए थोड़ा ये परंपरा, मम्मी डैडी बीडी जाड़ी क्याड़ी क्या है, थोड़ा सा हमारा वेश, हमारा भाषा, हमारा पद्धति, हमारा परंपरा, गर्व महसूस करना। विवेकानंद जी गए वहां, व्हाट वाज हिज ड्रेस? डिड एनीबडी ऑब्जेक्ट टू हिम? फॉर वेदर कंडीशंस यू मे हैव सम चेंज ऑफ ड्रेस, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। एंड आई एम नॉट गिविंग एनी ड्रेस कोड ऑल्सो। जो चाहिए वो ड्रेस पहनो, कम से कम मुझे ड्रेस पहनना है, इतना ही मेरा अपेक्षा लोगों से। और यू मस्ट फील प्राउड ऑफ योर कल्चर, योर हेरिटेज, दैट योर इंडियन, यू आर ए भारतीय, नथिंग रॉन्ग। और कुछ लोग हिंदू का भी व्याख्या ऐसा करते हैं आजकल, हिंदू माने रिलीजियस है। सर रिलीजियस किसने बताया हिंदू रिलीजियस है? हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। मैं हमेशा कहता हूं, बिना संकोच कहता हूं, कहता रहूंगा, हिंदू, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला एक दिन और कहा, हिंदू माने क्या है? मजहब नहीं है, जीवन पद्धति है, संस्कृति है, आपने अनुभव किया है। अदरवाइज मजहब, हिंदू मजहब है तो हिंदुस्तान अखबार कैसा आया? उसका नाम हिंदुस्तान है। ये क्या हिंदुस्तान अखबार केवल हिंदुओं के लिए है क्या? बाकी लोग नहीं पढ़ना है क्या?
हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है अंग्रेजी में, उसका नाम क्यों उनका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है HMT, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, हिंदुस्तान फोटो फिल्म है। ऐसा मेरे पास एक लिस्ट है 160 हिंदू, जिसके आप सामने ये है। क्या क्या उन लोगों ने कम्युनल है क्या? वो लोग सेक्युलर नहीं है क्या? नहीं, ये तो एक ह्रस्व दृष्टि कहता मैं, शॉर्ट साइटेडनेस। लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यस, वी हैव ए ट्रेडिशन, वी हैव ए कल्चर, वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स एज इक्वल। हमारा देश में अभी ऐसा कोई परंपरा नहीं हमने जाके किसी देश के ऊपर आक्रमण किया। नेवर इन द हिस्ट्री। ऑल हंड्री केम and try to conquer us, ruled us, rooted us, cheated us also. कितना लूट के गया यहाँ से, but we never, because that is the culture, that's the DNA, that is the tradition of this country. So let us try to evolve those traditions. So friends, really, as I told you, it gave me immense pleasure to have been invited to deliver this lecture today in memory of late Narendra Mohanji, who has been closely associated with me for over 6 years, and also even as a party functionary also used to come to me regularly and used to interact with me. I remember one day he came to me and he said, "Venkaya ji, दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है." तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे नहीं कम से कम आप टेक केयर ऑफ योर फुट, टेक केयर ऑफ योर फुट। मैंने कहा ठीक है, करें क्या सर, बचपन से मुझे शू पहनना मेरा आदत नहीं, मैं चप्पल पहनता हूँ। नहीं, please, this to take care of your health. Inside, have a inner inside, and at the same time, try to wear some shoes. Then I told him, I just wanted to avoid him. I told him, नरेंद्र मोहन जी, मेरा थोड़ा पैर लंबा है, इसलिए इसके लिए साइज नहीं मिलते आजकल। और RSS में भी मुझे एग्जाम्पशन दिया, और RSS में एग्जाम्पशन ये दिया, उन्होंने कहा शू खरीदो, बगल में रखो साइड पे। इंस्पेक्शन होता है ना, उस समय मेरा शू बगल में रखते थे मैं, मुझे याद आ रहा है अभी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा चिंता मत करो, साइज़ क्या है जी, साइज़ बनाते हम लोग। और उन्होंने कहा वो मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, ऐसा कहा आपका साइज़ क्या है वगैरह बताया। मैंने कहा साइज़ 11+ कुछ ऐसा है जी, ऐसा मैंने बताया। उन्होंने एक दिन एक सज्जन को लाया और वो सज्जन को कहा भाई साइज़ लो। मैंने कहा क्यों कर रहा है ऐसी मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा सोचा मैंने। तो साइज लेके कानपुर जाके शू बना के 2 पैर उन्होंने लाके मुझे दिया है। मुझे आश्चर्य हो गया, ये व्यक्ति कौन है, क्या है। उन्होंने कहा आप इतना घूमते हैं, इतना दौरा करते, इतना काम करते, दिन रात मैं आपको देखता हूँ, आप वहाँ से दक्षिण से आया, आपका ये आदत नहीं है, मगर आप कम से कम स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। Such a small thing. See the gesture of the person, how humane he was. That's why I said he is an ideal human being also. So I cherish those memories, and also I was familiar with his journalistic excellence and the extraordinary manner in which he ran the newspaper Dainik Jagran. His logical and analytical mind was evident in number of writings. He was a man of creative ideas and could take a very clear stand on many issues. I distinctly remember the principal stand he took as a member of parliament on many issues, including foreign direct investment in print media. He has taken a very principled stand. He was firmly committed to democratic values. Above all, he was a very humane and caring person. I have told you my own example, and we have had a very extremely friendly relationship. It is very appropriate that a lecture series has been initiated in his memory, and I am privileged that Sri Sanjay Gupta, Editor-in-Chief, Dainik Jagran, has requested me to deliver this address today commemorating the work of a great journalist and an able parliamentarian. I am happy to be speaking to all of you. I only appeal to all the people of the Jagran family to remember the values, the traditions, the standards maintained by Sri Narendra Mohan Ji and try to live up to the expectations of this. Namaskar, Jai Hind.